हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एचपीएस। आज हम बचे हुए लास्ट के 50 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं, क्योंकि जो आने वाले क्वेश्चंस है वो थोड़े फैक्चुअल है, ठीक है, और उसमें हल्का फुल्का डिटेल्स है, बिकॉज वो टू द पॉइंट ही पूछे गए हैं, ठीक है। 51st क्वेश्चन, मैच द लिस्ट। ओके, हमारे पास एक साइड दिया है सी, दूसरी साइड दिया है कंट्री, जिसके साथ की वो सी है, ठीक है। हमें सबसे पहले देखना है कि करेक्ट आंसर पूछा है हमसे। सो जब हम इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना चाहिए कि हम किसके साथ ज़्यादा फेमिलर हैं, ठीक है। जैसे कि हम इन 4 ऑप्शंस में से देख सकते हैं, येलो सी ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा कि यह चाइना के साथ है, ठीक है। सी का सेकंड हो गया, सी का सेकंड, तो हमारे पास बी कट गया और डी कट गया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि सी का सेकंड आते हुए हमारे पास ए का फर्स्ट कॉमन है, ठीक है। सी का सेकंड, ए का फर्स्ट हमारे पास कॉमन है। देन उसके बाद आता है रेड सी और कैस्पियन सी। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कैस्पियन सी हमारा थोड़ा ऊपर ऊपर आता है, ठीक है, और रेड सी हमारा थोड़ा नीचे है। और रेड सी के लिए हमारे पास कोड रहता है डेसी, जो कि मैं आने वाले क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन करूँगा। डेसी का ई जो है ये एरिट्रिया को डिनोट करता है, ठीक है। सो रेड सी का हमारे पास एरिट्रिया हो जाएगा और कैस्पियन सी का हमारे पास हो जाएगा कजाकिस्तान, ठीक है। और वैसे भी आपको कैस्पियन सी की जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उनका नॉलेज होना चाहिए। रेड सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, ये बहुत बड़ी बड़ी सीज़ है, इंपॉर्टेंट सीज़ है, इनका आपको नेबरिंग कंट्रीज़ का पता होना चाहिए। दैन नेक्स्ट इज़ लाइक 52nd क्वेश्चन, मिनरल्स दिया है एंड प्लेसेस दिया है, ठीक है। इसमें भी सेम बात है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कौन सी मिनरल के साथ फेमिलियर है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको खेतरी पढ़ने के लिए मिला होगा, ठीक है। तो खेतरी काफ़ी कॉमन है। खेतरी में जो है वो कॉपर मिलता है हमें, ठीक है। कॉपर कहाँ से मिलता है? खेतरी से। ये हमें एंशिएंट हिस्ट्री में जानने को मिलता है। तो D1 होता है हमारा, D1। तो D1 से हमारा ये गया, ए गया, सी गया एंड डी गया। हम इजीली अपने आंसर तक पहुंच रहे हैं D1 से, ठीक है। परंतु अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं, बट मोर ऑफन क्या रहता है कि आपको कुछ ना कुछ एक आधा क्लू मिल ही जाता है, ठीक है। तो घबराइए मत, क्वेश्चंस को देख के आप इजीली क्लू को ढूंढिए। आपको नहीं मिलता है तो स्किप कीजिए। इस क्वेश्चन में हमारे पास जैसे कॉपर हमें खेतरी से मिलता है, मैंगनीज़ हमें मिलता है क्योंझार से, उसके बाद बॉक्साइट मिलता है हमें पलामू से, पलामू जो कि झारखंड में है, ठीक है। और माइका मिलता है हमें हज़ारीबाग से, ठीक है। हज़ारीबाग भी हमारे झारखंड में ही है और कोडरमा में है माइका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 53rd। यहाँ पे हमारे पास डैम्स दिए एंड रिवर दिए, और इसमें भी सेम रूल हम अप्लाई करेंगे कि जो मोस्ट कॉमन चीज़ है हम उसको ढूंढेंगे। जैसे कि हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम सबसे हाईएस्ट डैम है इंडिया का, ठीक है। सो ये हमारे उड़ीसा स्टेट में है और ये महानदी पे है, ठीक है। महानदी है, और महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी निकलती है डंडाकरन्या, छत्तीसगढ़ से। सो हमारा D1 होता है, तो D1 होता है, ए और बी ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। एंड कॉमन क्या है? कॉमन इसमें कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कि एक और चीज़ हमें पता होगी तो हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर हम नागार्जुना सागर की बात करें तो नागार्जुना सागर जो कि तेलंगाना में है, ये भी काफ़ी कॉमन सा एक डैम है जो कि हमारे कृष्णा रिवर पे है। सो ए का 3 आते ही हमारे पास सी आंसर हो जाएगा। माता टीला जो है वो यूपी और एमपी में है, ठीक है, जो कि हमारा बेतवा रिवर पे है। बेतवा रिवर हमारी विंध्या रेंजेस से निकलती है, ठीक है। कृष्णा रिवर हमारी वेस्टर्न घाट्स महाबलेश्वर से निकलती है। देन जो माइथन है, ये माइथन डैम हमारा झारखंड में है, जो कि बराकर रिवर पर है, ठीक है। बराकर रिवर दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी है। Who decides the matter of disqualification of MLA for matters other than who is given in 10th schedule of the Constitution? देखिए, जो 10th शेड्यूल में दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अलावा पूछ रहा है, ठीक है। कई बार हम क्या कर जाते हैं, ये अदर देन को मिस कर जाते हैं, जो कि बहुत ही क्रूशियल है, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए कि 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की है, जो कि हमारे 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 से आया। अब ये
अगर खाली पूछा होता कि 10th शेड्यूल के हिसाब से कौन सा है, तो स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इजीली हो जाता, ठीक है। स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और अगर लोकसभा की बात होती तो स्पीकर होता। परंतु ये अदर देन बोल रहा है, तो वहाँ पे गवर्नर हमारे स्टेट में और प्रेसिडेंट हमारे सेंटर में। 55th question, which article of the Constitution of India bars a member of parliament from holding an office of profit under the government of India or the government of any state? देखिए काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन था, आपको पता होगा तो आप मार्क कीजिए, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। इसका राइट आंसर है सी, आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ओके। देन उसके बाद आर्टिकल 100 की बात करें, 101 की बात करें, सो ये वोटिंग इन द हाउस की बात करता है। आर्टिकल 101 बात करता है वेकेशन ऑफ सीट्स। देन आर्टिकल 103 बात करता है डिसीजन ऑन क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे पास, डी ऑप्शन। देन हमारे पास कुछ और आर्टिकल्स है, जैसे 107 ये बोल रहा है प्रोविज़न फॉर इंट्रो एंड पास ऑफ बिल, कि किस तरह से बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और पास होगा। 108 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये बोलता है जॉइंट सिटिंग। 110 हमारे पास बोल रहा है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। 56th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ कट मोशन? एक डायरेक्ट सा क्वेश्चन आया है कट मोशन पे, बहुत सारे मोशंस होते हैं, आप अच्छे से हर एक मोशन को पढ़िए, ठीक है। अर्जेंटमेंट मोशन क्या होता है, ठीक है, कट मोशन क्या होता है, पॉलिसी कट क्या होता है, आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से रिवाइज कीजिए। सो कट मोशन होता है टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर इन द बजट प्रपोजल, ओके। देन नेक्स्ट इज लाइक थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1/3 सीट्स फॉर द वुमेन आर रिजर्व्ड इन पंचायत अंडर विच आर्टिकल? देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका था पिछले साल, तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आता है वो नरसिम्हन राव गवर्नमेंट के टाइम में आता है। पार्ट 11 इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड आर्टिकल 243A टू 243O तक जाता है, ठीक है। देन 243A में हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, ए बोल रहा है तो ग्राम सभा के बारे में बात करेगा। बी 243B बोल रहा है तो 3 टायर सिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है। देन सी जो है आर्टिकल 243C, ये रोल ऑफ स्टेट बोल रहा है, जैसे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड अदर जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी है इलेक्शन के टाइम में या किस तरह से इलेक्शन होंगे, सो वो 243C में है। देन 243 रिजर्वेशन की बात करता है, ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन के साथ जो अदर रिजर्वेशन है वो भी 243D के अंतर्गत है। देन 58th क्वेश्चन, when any official does not perform his duty, High Court, Supreme Court can issue which writ? देखिए रिट्स को अच्छे से पढ़िए और कौन सी रिट्स कौन इशू करता है। आर्टिकल 32 क्या है हमारे पास, ठीक है, आर्टिकल 226 क्या है हमारे पास, आर्टिकल 32 को अंबेडकर जी ने क्या कहा है, ठीक है, और वाइडर किसका स्कोप है, 226 का है कि 32 का स्कोप है, ठीक है। अगर आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है तो आप 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे या फिर 226 के थ्रू हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे, ओके। देन इसका आंसर, राइट आंसर जो होता है वो मैंडेमस है, ठीक है। मैंडेमस को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मनमानी करना, ठीक है, जब कोई ऑफिशियल मनमानी करता है सो हम बोल सकते हैं कि वो मैंडेमस की रेट लगती है, ओके। देन फर्स्ट इज़ लाइक हैबस कॉर्पस। हैबस कॉर्पस मोस्ट कॉमन टू हैव बॉडी, मीन्स अगर किसी ने किसी को अपने पास रख लिया है, ठीक है, तो कोर्ट उसको बोलेगा कि उसको कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाए, ओके। देन नेक्स्ट इज बी प्रोहिबिशन ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज़। देन लास्ट इज को वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ वारंट, मीन्स कोई अगर ऑफिशियल ड्यूटी पे है तो उसको कहाँ से अथॉरिटी मिली है या फिर क्या वारंट है उनके पास उस ऑफिशियल ड्यूटी को मीन्स उस ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने का। 59th क्वेश्चन, विच आर्टिकल हैव बीन इंसर्टेड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS इन 2019? सेम क्वेश्चन रिपीटेड था। ऑप्शंस में हमारे पास 243D, 1/0 जो 3rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ये दोनों चीज़ें थी। अगर आपने PYQ एनालिसिस देखा है पिछले साल का जो मैंने अभी करवाया है तो आप वहाँ पे देखोगे तो सेम वहाँ से ऑप्शन पिक की है, ठीक है। सो हमारे पास इसका आंसर हो जाता है आर्टिकल 15(6) एंड 16(6), ओके।
और ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आया था। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15(1) और 16(1). इसमें बात किया है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली, यहाँ पे ये ओनली देखिए सिर्फ इन्हीं ग्राउंड्स पे, ठीक है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, ठीक है, सिर्फ इन्हीं की बात किया है। देन नेक्स्ट इज लाइक 16(1) की बात कर रहे हैं, देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, ठीक है। इसी तरह से आप 15(2), 15(4), 16(2), 16(4) पता कर सकते हैं, ओके। 60th क्वेश्चन, द पर्पज़ ऑफ एन अडजर्नमेंट मोशन इज़ टू, अडजर्नमेंट मोशन होता है, ठीक है, एक होता है हाउस को अडजर्न्ड करना। सो आप मुझे ये बता सकते हो कि हाउस को अडजर्न्ड करना क्या रहता है और कौन करता है, ठीक है। अडजर्नमेंट मोशन का रहता है टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो भी पब्लिक इंपॉर्टेंस में जो भी अर्जेंसी रहती है, कोई मैटर रहता है उससे रिलेटेड, तो उस और ध्यान को केंद्रित करना, ठीक है। देन हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मोशंस रहते हैं, जैसे सेंसर मोशन होते हैं, इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट वन मिनिस्टर और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इंपॉर्टेंट है। देन प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन भी अर्जेंटमेंट की तरह होता है, लेकिन प्रोरोगेशन में क्या होता है कि ये सीटिंग को भी ख़त्म कर देता है और सेशन को भी ख़त्म कर देता है, और ये प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, जबकि अर्जेंटमेंट मोशन प्रेसिडेंट द्वारा नहीं किया जाता है, ये जो हमारा स्पीकर्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 108, वेरी इंपॉर्टेंट। देन 0R, 0R की बात करें, 0R इज़ एन इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन, मीन्स ये हमने खुद से इन्वेंट किया है 0R, इट इज़ नॉट मैंशनड इन द पार्लियामेंट्री रूल्स बुक, इंपॉर्टेंट है। 61st क्वेश्चन, जुडिशरी इन इंडिया एन्जॉयज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, हमें ये पता होना चाहिए कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, ठीक है, और ये बात कहाँ की है जुडिशियल रिव्यू की, ठीक है। Judiciary in India enjoys the power of judicial review on the principle of procedure established by the law, which means यहीं पे ही क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ मीन्स जो भी लॉ ने प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया है, ठीक है, उस प्रोसीजर के हिसाब से ही हम चलेंगे, ओके। सो हमें इस प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ से रिलेटेड स्टेटमेंट ढूंढनी थी। ए स्टेटमेंट बोल रहा है, जज इन इंडिया कैन डिक्लेयर अ लॉ इनवैलिड सिंपली बिकॉज इन देयर ओपिनियन द लॉ इज़ नॉट ड्यू। भाई ऐसी कोई बात नहीं, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम में ही चलना पड़ेगा सब। Second is like judge in India can question the validity of undue law even if it is within limits of the constitution, नहीं, ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। Then C is like judge in India cannot question the validity of law provided it is within the limit of constitution, okay. Then next is none of the above, देखिए judges in India cannot question the validity of law provided it is within the limits of the constitution। सो जाहिर सी बात है उन पॉइंट्स पे क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मान्य है या जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रही है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज 62nd क्वेश्चन, रिगार्डिंग द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। हमेशा इस नॉट करेक्ट को हाईलाइट करना मत भूलिए। सो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये इंटरिम गवर्नमेंट का चार्ट है, एक चार्ट मैंने भी यहाँ मेंशन किया है, ठीक है। सो आप भी इस चार्ट को नोट डाउन कीजिए और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको उन्हें अच्छे से याद कीजिए। जवाहरलाल नेहरू हमारे पास प्राइम मिनिस्टर नहीं थे बल्कि ये वाइस प्रेसिडेंट थे, ओके। देन बी बोल रहा है जवाहरलाल नेहरू वॉज डेजिग्नेटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वैसे भी अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट को देखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है, ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है कि वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो इन दोनों में से एक ही हो सकते हैं ना, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर कॉन्ट्राडिक्टरी, तो इनमें से हम एलिमिनेट कर सकते थे। सी बोल रहा है वाइसरॉय कंटिन्यू टू बी हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये ट्रू था। द मेंबर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट वर मेंबर ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बिल्कुल ये भी था। 63rd, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 0R इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। 0R मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, ठीक है, कि 0R जो इंडियन पार्लियामेंट्री है उसका इनोवेशन है। 0R की बात बोल रहा है कि द टाइम at the end of the question hour and before the debate of other agenda of the day, okay।
ये बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है टाइम जस्ट बिफोर द क्वेश्चन आर। नहीं, क्वेश्चन आर के बिफोर में कोई है ही नहीं, क्वेश्चन आर हमारे पास फर्स्ट आर रहता है, ठीक है। व्हेन एनी स्पेशल प्रिविलेज मोशन इज एक्सेप्टेड, नहीं, फर्स्ट आर ऑफ द सेशन, फर्स्ट आर ऑफ द सेशन हमारे पास क्वेश्चन आर होता है, ठीक है। और इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 3 तरह के क्वेश्चन है, स्टार्ट, अनस्टार्ट, शॉर्ट नोटिस। स्टार्ट क्वेश्चन वो रहते हैं जिनका कि ओरली आंसर देना पड़ता है। अब कोई आदमी ओरली आंसर दे रहा है तो उस आदमी को काउंटर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं दूसरे आदमी द्वारा, ठीक है। तो ये रहता है हमारे पास स्टार्ट क्वेश्चन। देन नेक्स्ट इज अनस्टार्ट। अनस्टार्ट क्वेश्चन वो रहते हैं जिनका कि रिटर्न आंसर देना पड़ता है और जिन पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। देन नेक्स्ट इज शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस वो क्वेश्चन है जिनके कि 10 दिन का नोटिस देना पड़ता है पहले, ठीक है, और इनके आंसर ओरली दिए जाते हैं। अब जो फर्स्ट कैबिनेट बना था उसमें जवाहरलाल नेहरू हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट थे काउंसिल के, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन के, ठीक है। देन सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, बलदेव सिंह, ठीक है, बल से हम याद रख सकते, बलदेव सिंह डिफेंस, ओके। और इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पास राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, ओके। देन नेक्स्ट इज what constitute definition of money bill under article 110 of 64th what constitute definition of money bill under article 110 of Indian Constitution, ठीक है, कि मनी बिल में क्या क्या आता है। देखिए, अगर आप मनी बिल पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल बिल पढ़ रहे हो, तो एक बार थोड़ा आप डेफिनेशंस के थ्रू जाइए, या आप कुछ भी सेंसी और मोशन पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप अच्छे से डेफिनेशंस को पढ़िए। मनी बिल में द इम्पोजिशन, एबोलिशन, अल्टरेशन इन रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, जाहिर सी बात है। रेगुलेशन ऑफ बोरोविंग ऑफ मनी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल। द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी पैसा बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है, वो सारा मनी बिल के अंडर आता है, ठीक है। सो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर था। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे आर्टिकल 111 बोल रहा है कि असेंट टू द बिल, ठीक है, जैसे कि स्टेट में गवर्नर असेंट देता है, सेंटर में हमारे पास प्रेसिडेंट असेंट देता है। आर्टिकल 112 ये बोल रहा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। आर्टिकल 114 ये बात कर रहा है अप्रोप्रिएशन बिल। आर्टिकल 118 रूल ऑफ प्रोसीजर, ठीक है, किस तरह का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा पार्लियामेंट्री हाउस में। 120 बोल रहा है लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 122 कोर्ट नॉट टू इंक्वायर प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, पूछा जा सकता है। आर्टिकल 103 ये तो कॉमन भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट व्हेन वन हाउस ऑफ द सेशन और द बोथ हाउस ऑफ द सेशन आर नॉट। आर्टिकल 123 ये बात कर रहा है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, जबकि एक हाउस या फिर दोनों के दोनों हाउस सेशन में नहीं होंगे पार्लियामेंट में। 65th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करंट पोजीशन ऑफ रिप्रेजेंट 65th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करंट पोजीशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस इन द लोकसभा। देखिए, आपको पता होगा कि जो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस था, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। जो ये एंग्लो इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिलता था, ये मिलता था आर्टिकल 331 के अंतर्गत, ठीक है। सो इसमें हमारा जो राइट आंसर था वो था सी, नॉमिनेशन ऑफ देम हैज़ बीन डन अवे विद 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होगी तो आपको बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट सही लगेगी। सो इसलिए थोड़ा सा करंट अफेयर, हल्का सा आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। देन 66 गिवन 2 स्टेटमेंट्स, देखिए बहुत ही हम बोल सकते हैं कि रैंडम सी चीज़ थी। सो हम ट्राई करेंगे कि कितना हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं या कितना हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से एक्सट्रीम पॉवर्टी, देखिए वर्ल्ड बैंक एक्सट्रीम पॉवर्टी पे काम करता है, अपनी रिपोर्ट्स भी देता है और इवन लोन भी देता है, ठीक है, कंट्रीज़ को। तो वर्ल्ड बैंक वर्किंग पेपर एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया ड्रॉप्ड टू 10.2% इन द प्री कोविड ईयर ऑफ 2019 फ्रॉम एज मच एज 22.5 इन 2011, बिल्कुल सही बात है और करंट अफेयर में भी काफ़ी अच्छे से थी। द पेपर यूजेज द कंज्यूमर pyramid household survey to provide estimates of how poverty and inequality in India have evolved since 2011। दोनों स्टेटमेंट सही थी।
अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सेकंड को भी सही मार्क करोगे, अदरवाइज़ आपको कन्फ्यूज़न रहेगा कि यही चीज़ थी जिससे डाटा लिया गया या नहीं। 67th क्वेश्चन, स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है हमारे पास, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट। ध्यान से पढ़िए, जब नेगेटिव स्टेटमेंट दी होती है तो थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए, या फिर एक्सट्रीम वर्ड, ठीक है, कि फुली, एंटायरली, टोटली, ठीक है, सो वहाँ पे हमें थोड़ा अलर्ट होना चाहिए। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड ग्रांट टू स्टेट्स। देखिए, स्टेट्स के लिए ग्रांट दी जाती है, उससे क्या कर सकता है वो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोल सकता है, हॉस्पिटल्स बना सकता है, रोड्स बना सकता है, या फिर अदर जो भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको क्रिएट कर सकता है, ठीक है। सो अगर इन सब चीज़ों को वो क्रिएट कर सकता है, सो डेफिनेटली वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आएगा। सो डज नॉट गलत होगा, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग होगी। सो फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट। फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट में हमारे पास क्या, ए हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट हमारी ये बोल रहा है करेक्ट है, तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट है, ये भी गई, बी और डी में बचते हैं। देन सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि डेवलपमेंट नहीं करते हैं, उनमें आता है इंटरेस्ट पेमेंट एंड सब्सिडीज़। बिल्कुल सही बात। जो इंटरेस्ट पेमेंट और सब्सिडीज़ है, जैसे सब्सिडीज़ कोई वृद्धा है उसको सब्सिडीज़ दी जाती है 5000 रुपीज़ की, ये एक सोशल सिक्योरिटी है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी है। इसमें वो जो वृद्ध आदमी है वो कुछ कमा के तो सरकार को वापस नहीं देगा, या टैक्स तो नहीं देगी इन रिटर्न, तो इसको हम नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में कहते हैं, काउंट करते हैं। 68th स्टेटमेंट फर्स्ट, डेफिसिट फाइनेंस कैन नॉट क्रिएट इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब पहले पता होना चाहिए। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है कि हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, खर्चे हमारे बढ़ते जा रहे हैं, और जो हमारे पास पैसा आ रहा था, जो हमारी इनकम है वो घटती जा रही है। सो डेफिनेटली जब खर्चे बढ़ेंगे, इनकम घटेगी, तो इन्फ्लेशन आएगी आएगी। इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई आएगी आएगी, ठीक है। महंगाई का आप सिंपल सा यही रखिए कि जो डिमांड रहती है, डिमांड और सप्लाई होती है, उसके बीच मिसमैच आ जाता है, ठीक है। डिमांड बराबर है, सप्लाई नहीं रहता है, ठीक है। डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड ज़्यादा रहती है, ठीक है, और सप्लाई कम, और इस वजह से क्या रहता है, जिसके पास ज़्यादा पैसे रहते हैं वो ज़्यादा एक तरह से बोली लगाने लग जाता है कि मैं लूँगा, ठीक है। तो उस करके क्या रहता है, वो 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये तक पहुँच जाती है, और फिर जो गरीब आदमी है वो कैसे ले पाएगा। तो इसे इन्फ्लेशन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देन स्टेटमेंट सेकंड बोल रहा है, इफ़ आरबीआई रिड्यूस्ड द कैश रिजर्व रेशियो द क्रेडिट क्रिएशन विल डिक्लाइन, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सीआरआर होता क्या है, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो क्या रहता है कि बैंकों को आरबीआई के पास कुछ कैश रिज़र्व रखना पड़ता है, ठीक है। अब अगर आरबीआई जो है वो अपने जो ये सीआरआर है, पहले मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपये है, वो 10 रुपये सीआरआर रख रहा है, वो लोन कितना दे पाएगा, 90। लेकिन अगर आरबीआई बोलेगा कि तुम बस 5 रुपये ही मेरे पास रखो, तो बैंक के पास लोन देने के लिए कितना हो जाएगा, 95 रुपीज़। अब 95 रुपीज़ रहेगा तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, बढ़ेगा ना, क्रेडिट तो क्रिएट होगा इकोनॉमी में। पहले 90 रुपये से सामान ले रहे थे लोग, अब क्या है 95 रुपये, अब 95 से ज़्यादा जो है चीज़ें बनेगी, ज़्यादा लोग मतलब कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, डेवलपमेंट होगी। इसको 95 की तरह मत देखिए, इसको 95 करोड़ की तरह देख सकते हो आप। नेक्स्ट है 69, स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है, देखिए इन तरह के क्वेश्चन में आप थोड़ा सा लॉजिक यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बट जो भी आप अगर अच्छे से स्टडी कर रहे हो तो उसका रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं है। सो आप अच्छे से पढ़िए, अगर कुछ भी नहीं हो रहा देन आप इन ट्रिक्स पे जा सकते हो। स्टेटमेंट फर्स्ट, low income countries and lower middle income countries have higher prospective growth rate and high marginal productivity of capital। बिल्कुल यहाँ पे रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, चीप लेबर की अवेलेबिलिटी रहती है, ठीक है, तो उस वजह से वहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन करना थोड़ा सा ईजी रहता है। ओके, स्टेटमेंट सेकंड बोल रहा है, दे शुड बोरो एंड बोरो हैविली। ये हैविली थोड़ा सा टर्मोइल क्रिएट कर सकता है उस एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन में, कि उन्हें बोरो करना चाहिए और बहुत ज़्यादा बोरो करना चाहिए इन ऑर्डर टू फाइनेंस अ ब्रॉड बेस्ड इंक्रीज
इन इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन कैपिटल, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट कर सके, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर सके और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे खर्चा कर सके। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थोड़ा सा ये हैवीली शब्द एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है। ओके, सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। देन हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, GEPR, ठीक है, ये भी वर्ल्ड बैंक द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये भी हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आप इसके साथ साथ कुछ और रिपोर्ट्स को भी पढ़ सकते हैं। 70 क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट्स दी है। फर्स्ट इज़ लाइक एवरेज SDG इंडेक्स स्कोर डिक्लाइन इन 2021 एज कम्पेयर टू 2020 पार्शली ड्यू टू स्लो एंड नॉन एग्जिस्टेंट रिकवरी इन पुअर एंड वल्नरेबल कंट्रीज़। देखिए, स्टेटमेंट्स को देख के घबराना नहीं है। अगर आप इसको आराम से समझोगे तो जाहिर सी बात है, इसमें यही बोल रहा है कि 2020 में जो था, जो SDG इंडेक्स स्कोर था वो थोड़ा ज़्यादा था 2021 के मुकाबले। क्यों? क्योंकि स्लो और नॉन एग्जिस्टेंट रिकवरी, मतलब कि नाम मात्र की ही रिकवरी हुई थी पुअर और वल्नरेबल कंट्रीज़ में। सो इसको हम सोच भी सकते थे कि हाँ, ऐसा कुछ हुआ तो है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जर्नलिस्टिक है और हम सोच सकते कि हाँ, इकोनॉमी में जो उनका रिकवरी था, रिकवरी रेट काफ़ी स्लो था। स्टेटमेंट सेकंड बोल रहा है, अमंग G20 मेंबर स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील एंड रशियन फेडरेशन एग्जिबिट मोस्ट सपोर्ट फॉर द 2030 एजेंडा एंड द SDGs। ठीक है, इसमें मोस्ट की जगह लीस्ट आना था। ठीक है, जो मोस्ट सपोर्ट किया था वो था नॉर्डिक कंट्रीज़। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट इज़ करेक्ट एंड सेकेंड इज़ इनकरेक्ट। ओके, देन हमारे पास आता है 71st, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें हमें करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। फर्स्ट बोल रहा है, इफ़ इंडियन इकोनॉमी इज़ इन इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट वेयर प्लान्स टू सेव एंड टू इन्वेस्ट आर इक्वल। ठीक है, कि जितना हमने सेव करना है उतना ही हमने इन्वेस्ट करना है। ठीक है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स बराबर है। देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मस्ट बी इक्वल टू गवर्नमेंट इनकम। बिल्कुल, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल हो जाएंगे गवर्नमेंट की इनकम के, मतलब कि जितना ही उनका इनकम आ रहा है उतना से ही वो बोल रहे हैं कि हम सेव करेंगे। ठीक है, जितनी उनकी इनकम है उससे वो बोल रहे हैं कि हम सेव करेंगे, उतना सेव करेंगे जितना कि हमने इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अगर जब उनने पहले डिसाइड किया है कि सेविंग बराबर है इन्वेस्टमेंट के है, तो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी वो इनकम के बराबर होगी। ठीक है, मतलब कि अपनी इनकम से ज़्यादा वो एक्सपेंडिचर ही नहीं करेगी। ओके, सेविंग इक्वल्स टू है इन्वेस्टमेंट के, तो वो उतना ही इन्वेस्ट करेंगे जितना कि उनके पास सेविंग है। तो जाहिर सी बात है, इनकम एक्सपेंडिचर के बराबर ही होनी चाहिए। ओके, फर्स्ट इज़ करेक्ट। अगर फर्स्ट हमारी करेक्ट होती है तो हमारे पास एलिमिनेट हो जाता है B एंड D। उसके बाद पढ़ते हैं हम सेकंड स्टेटमेंट। इन परसुएंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी, द RBI हैज़ फ्रेम्ड न्यू गाइडलाइंस टू सेट अप मोर फॉरेन एक्सचेंज बैंक। दिस इज़ रॉन्ग। थर्ड इज़ लाइक redistribution policies geared to reduce economic inequality include progressive taxation policy। बिल्कुल सही बात है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी मतलब कि प्रोग्रेसिवली जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। फोर्थ बोल रहा है, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म ऑरिजिनेट इन टेलर्स एग्रीमेंट। ये टेलर्स एग्रीमेंट में नहीं था, ये ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट जो हुआ था उस टाइम बना था। ठीक है, इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं कि ये भी पता होना चाहिए था। अगर आपको खाली बेसिक सा नॉलेज है कि ओके ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है, तो आप कर सकते हो। देन 72nd क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट आंसर। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ आउटलेज ऑन एडिशन टू द फिक्स्ड एसेट्स ऑन द इकोनॉमी प्लस। ये बोल रहा है कि जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो बोल रहा है कि फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं उसके साथ साथ जो ग्रॉस चेंज इन द लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज, जहाँ पे चीज़ें बनती है वहाँ पे जो चेंजेस आते हैं प्राइजेस के। ठीक है, ये ग्रॉस चेंजेस नहीं है, ये नेट चेंजेस है। ओके, सो फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो जाता है। देन नेक्स्ट बोल रहा है, द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्ट्री कॉस्ट इज़ द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर पेमेंट। भाई जाहिर सी बात है, फैक्ट्री पेमेंट में, ठीक है, जितनी भी खर्चे आप करेंगे, ठीक है, जितना भी आप जो भी आपका खर्च आएगा, सो वही तो आपकी नेट वैल्यू एडिड होगी ना फैक्ट्री कॉस्ट पे।
ठीक है। सो सेकंड स्टेटमेंट काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी थी, सेकंड हमारी करेक्ट है। सो ए एंड सी हमारे पास एलिमिनेट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। द नेशनल इनकम इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम occurring to the country from economic and non-economic activities in a year time। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम की बात कर रहा है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे जस्टिफाई करेगा इस स्टेटमेंट को? वो तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होनी चाहिए थी, ठीक है। तो हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे बहुत इजीली। सो इसके साथ हम ए को और बी को एलिमिनेट कर सकते थे। एज हमने ए और सी को ऑलरेडी एलिमिनेट किया है, तो डी हमारे पास आंसर आ जाता है। फोर्थ पढ़ेंगे, इन मूविंग फ्रॉम नेशनल इनकम टू पर्सनल इनकम वी मस्ट सब्सट्रैक्ट द इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड एंड ऐड इनकम्स रिसीव्ड बट नॉट करंटली अर्नड। बिल्कुल सही बात है। ये थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन दे दी है हमारे पास नेशनल इनकम की। ओके, आप अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ें अभी समझ आ सकती है तो आप पढ़ लीजिए, अदरवाइज़ आप इन्हें इग्नोर भी कर सकते हो। 73rd क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए। ये बोल रहा है, ग्रीन इकोनॉमी कुड ऐड मोर देन 54 मिलियन जॉब्स वर्ल्ड वाइड बाय 2030। कि 54 मिलियन जॉब्स को ऐड करेंगे 2030 तक। अब 54 मिलियंस जॉब आपको पता है कितना होता है? ये बहुत ही ह्यूज नंबर है, ठीक है। देखिए, जो डाटा यूज़ होता है, आप डाटा को ऑप्शंस में देखिए कि वो ह्यूज तो नहीं है, एक्सट्रीम तो नहीं है वो डाटा। उस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो चीज़ों को। सो फर्स्ट हमारे पास बहुत ही ज़्यादा वेग स्टेटमेंट है। सो ए एंड सी एलिमिनेट करते हैं। हमारे पास बचता है बी और डी, जिसमें कि 3 कॉमन है। ओके, सो 3 बोल रहा है, ओवर 90% ऑफ कंट्रीज सॉ देयर HDI वैल्यू ड्रॉप इन आइदर 2020 और 2021। बिल्कुल, कोविड का टाइम था और 21 हमारा रिकवरी वाला टाइम था। फिर सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, वर्ल्ड ओवर द एडिशनल इन्वेस्टमेंट टू अवॉइड फ्यूचर पेंडेमिक इज एस्टिमेटेड टू बी ओनली 15 बिलियन अ ईयर। मान लीजिए ये स्टेटमेंट हमें नहीं पता है, पेंडिंग पे रखते हैं। लास्ट पढ़ते हैं, द इकोनॉमिक गेन फ्रॉम फेजिंग आउट कोल could amount to as much as 1.7% ऑफ ग्लोबल GDP एवरी ईयर। ये 1.7 नहीं है, ये 1.2% है। ओके, सो फैक्ट्स के साथ हमेशा छेड़छाड़ की गई है, ठीक है। परंतु आप यहाँ भी ध्यान दीजिए कि ये भी फैक्ट है, 15 बिलियन भी एक फैक्ट है और 1.7% भी एक फैक्ट है। सो आपको जेन्युइनली चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, अदरवाइज़ आप 2 ऑप्शन तक तो एलिमिनेशन से पहुँच सकते हो, पर एक एक्यूरेट आंसर के लिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा। 74th क्वेश्चन, करेक्ट आंसर पूछा है, पॉजिटिव पीस इंडेक्स मेजर द पॉजिटिव पीस ऑफ 143 कंट्रीज़। 143 कंट्री बोल रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये 143 कंट्रीज़ ही है। सेकंड बोल रहा है, इट कवर 59.6% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब भाई अगर 143 कंट्रीज़ को कवर कर रहा है तो वो 59.6 थोड़ा ना होगी, 143 कंट्री आउट ऑफ 193 लगभग, ठीक है। सो ये तो करीब करीब 80% से ऊपर ही होना चाहिए था। तो सेकंड स्टेटमेंट तो है ही नहीं सही, ठीक है, फर्स्ट के साथ मैच ही नहीं कर रही है। तो सेकंड स्टेटमेंट जहाँ नहीं है तो हम एलिमिनेट करते हैं, बी गया सी गया। देन हम पढ़ते हैं तीसरा, पॉजिटिव पीस इज़ डिफाइंड एज एटीट्यूड, इंस्टीट्यूशन एंड स्ट्रक्चर दैट क्रिएट सस्टेन पीसफुल सोसाइटीज़। बिल्कुल सिंपल सी स्टेटमेंट लग रही है। फोर्थ बोल रहा है, इट इज़ बेस्ड ऑन मोर देन 45,700 डाटा सीरीज़। ये थोड़ा सा फैक्चुअल तो है, बट कहीं ना कहीं एक वैलिड सा लग रहा है। वैलिड सा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये बहुत बड़े डाटा को कलेक्ट करके इतना बड़ा जो चीज़ है वो सामने रखी जा रही है। सो फोर्थ हमारा करेक्ट है। सो आंसर इज़ 3 एंड 4। रियल टाइम एग्ज़ाम में एटलीस्ट आप इतना पता कर सकते थे कि भाई ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है, प्रॉब्लम इन दोनों में है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप जो गैस कर सकते थे वो ये कि थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये सिंपली एक डेफिनेशन की बात कर रहा है और वो डेफिनेशन जो कि काफ़ी मैच भी हो रही है वर्ड के साथ। 75th क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, जैसे ये बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आती है आप ये देखिए कि आपको क्या पता है इसमें। ओके, जैसे कि ये थर्ड ऑप्शन में आता है 30 × 30 टारगेट्स। 30 × 30 टारगेट्स जो हमारे थे वो हमारे पॉवर्टी इरेडिकेशन के साथ नहीं थे। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी ये 30 × 30 टारगेट। 30 × 30 टारगेट हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड था, मीन्स 30% ऑफ लैंड और 30% ऑफ ओशन को हमने बचाना है 2030 तक। सो 3 को एलिमिनेट करते ही हमारे पास आंसर आ जाता
सी। ओके, मान लीजिए अब आपको ये नहीं पता था, तो आप जैसे फोर्थ ऑप्शन में आइए, वर्ल्ड ओवर सिटीज़ एंड अदर अर्बन एरियाज़ आर होम टू अराउंड 25% ऑफ ह्यूमैनिटी। अब अर्बन एरियाज़ इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सिटीज़ है हमारे पास, ठीक है, अब सिर्फ 25% कैसे हो सकता है, थोड़ा तो ज़्यादा होना चाहिए, तो ये 55% है। ओके, और यूएन ने ये अनुमान लगाया है कि ये 2050 तक 68% हो जाएगा। सो फोर्थ हम एलिमिनेट कर सकते थे अगेन, सो एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे यहाँ से, ठीक है। सो थर्ड हमारा मोस्ट एलिमिनेटेबल था। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन पे आएँ, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स इज़ द मेजर ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 प्रिपेयर्डनेस, बिल्कुल। सेकंड बोल रहा है, कंपेयर्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अ हायर परसेंटेज ऑफ people in OECD countries tend to be covered by public or mandatory private health insurance। हो सकता है बिकॉज वेल्थी पीपल वहाँ पे हैं, वेल्थी कंट्रीज़ हैं। 76 क्वेश्चन, बेसिक इकोनॉमी के क्वेश्चन आए हैं। बेसिक आप इकोनॉमी में आप टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दीजिए, ठीक है, कि क्या टर्म क्या कहती है। उसके साथ साथ आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़िए, ये काफ़ी है आपकी इकोनॉमी के लिए। इससे ज़्यादा आप प्लीज़ कुछ मत पढ़िए अभी लास्ट मोमेंट में। गिनी कोफिशिएंट होता है जो इनकम होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में जो इनइक्वालिटीज़ होती है उसकी बात करता है, ठीक है। मेजर द एक्सटेंट टू विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग इंडिविजुअल और हाउस होल्ड्स विद इन एन इकोनॉमी डेविएट फ्रॉम अ परफेक्टली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। गिनी कोफिशिएंट ये था, और पीसा की हमें फुल फॉर्म ही पता होनी चाहिए थी। यह है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। इसमें कुछ इशू चला था हमारे 2020 में, और इंडिया ने बाद में इसमें पार्टिसिपेट करने से भी मना कर दिया था, ठीक है। सो वहीं से ही उन्होंने उठा दिया। तो ये है, असेस फॉर स्टूडेंट्स नियर the end of compulsory education have acquired some of the knowledge and skills that are essential for fully participation in the society। ह्यूमन ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, ये है मेजर ऑफ द एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ डाइट कॉम्पोजिशन। देन पाल्मा रेशियो, ये थोड़ी नई चीज़ थी, ठीक है, ये हम एलिमिनेशन के थ्रू तो पता कर सकते थे, ठीक है, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल था। पाल्मा रेशियो है शेयर्स ऑफ all income received by the 10% people with highest disposable income divided by the share of all income received by the 40% people with the lowest disposable income। okay, देन हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कर्व्स है, जैसे कि कुर्नेट्स कर्व है। ये बात करता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पर कैपिटल वर्सेस इनइक्वालिटी इन इनकम। एक साइड इनइक्वालिटी इन इनकम है, दूसरी पर कैपिटा इनकम की बात कर रहा है, ठीक है, कि कैसे इनइक्वालिटी बढ़ती जाती है पर कैपिटा इनकम के साथ। देन लॉरेंट्स कर्व है। लॉरेंट्स कर्व में हमारे पास एक साइड इनकम है, दूसरी साइड हमारे पास पॉपुलेशन है। देन गिनी कोफिशिएंट जो पूछा गया था, मेजर ऑफ इनइक्वालिटी दैट डिस्क्राइब हाउ इक्वल और इनइक्वल वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पॉपुलेशन, ठीक है, इनकम और इनकम शेयर्ड। देन कुर्नेट्स कर्व रहता है, इन्वायरमेंट वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट। लेफर्स कर्व रहता है। लेफर्स कर्व हमारे पास ये बोलता है कि जैसे जैसे हम टैक्स रेट को बढ़ाते रहते हैं, एक सर्टेन लेवल के बाद हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। फिलिप्स कर्व बोलता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच के जो रिलेशन है उसको। एंजल कर्व बोलता है स्पेंडिंग वर्सेस हाउस होल्ड इनकम, ठीक है। देन हमारे पास राहन कर्व है, ये बोलता है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस वर्सेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। फिर वेज कर्व बोलता है वेज वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट की। देन एल कर्व बोल रहा है कि जो एल कर्व है, जब ऐसे इकोनॉमी हमारी रिकवर करती है एल शेप में, तो ये जो इकोनॉमी है वो फुली रिकवर होती ही नहीं है कभी, इस पॉइंट से ऊपर वो आएगी ही नहीं कभी। 77 क्वेश्चन, बेसिक टर्म्स पे क्वेश्चन आया है। सो बेस्ट तरीका यही है कि जो आपको पता है आप उसके थ्रू जाइए। जैसे कि इजी ऑप्शन था गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक में रहता है एन एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट विच स्टेट्स दैट एम्प्लॉयर विल प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट सेवरेंस पैकेज इफ़ द एम्प्लॉयज़ लूज देयर जॉब। ओके, सो इसके साथ हमारे पास बी का 3 आता है। बी का 3 हमारे पास ए और डी एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम कोई सा भी देख लेंगे, जैसे कि हमारे पास कॉन्ग्लोमेरेट हो गया, द कंपनी दैट हैज़ एक्वायर इंटरेस्ट इन डिफरेंट इंडस्ट्री बाय टेकिंग ओवर और मर्जिंग विद अदर कंपनीज। ओके, कॉन्ग्लोमेरेशन, ठीक है, वहीं से ये वर्ड बना है कॉन्ग्लोमेरेट। इकोनॉमी ज़्यादा ना वर्ड एसोसिएशन की गेम होती है, ठीक है, जितना आप वर्ड एसोसिएशन में अच्छे हो उतना आपका इकोनॉमी अच्छा है। देन
ब्लू चिप रहता है हमारे पास, ठीक है। ब्लू चिप एसोसिएटेड है हमारा स्टॉक मार्केट से लेके। ब्लू चिप stock in the stock corporation with a national reputation for quality, reliability and the ability to operate profitably in good and bad times, ठीक है। फिर लेजिस फेरी हमारा लास्ट का रहता है, ठीक है। लेजिस फेरी हमारा रहता है कि इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे कि गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो काफ़ी कम रहता है, ठीक है। मार्केट फोर्सेस के हिसाब से ही वो काम करने देते हैं। ये हमारे पास लूसेंट में कुछ टर्म्स दी है, आप इन टर्म्स को लूसेंट से अच्छे से पढ़ सकते हो। फिर हमारे पास 78 हो रहा है, 0 डे रेफर्स टू विच सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की कौन सी सिटी 0 डे, तो इसका सिंपल सा आंसर था केप टाउन। इकोलैक्स इज़ कंट्रोल्ड बाय, इकोलैक्स हमारे पास आता है फाओ के अंदर, FAO, ठीक है। फिर हमारे पास थोड़ा सा यूनिसेफ में है कि यूनिसेफ हमारा आता है 1992 अर्थ समिट के टाइम में। IPCC भी हमारा 6th असेसमेंट रिपोर्ट दिया था। फिर कोप 28 कहाँ होता है हमारा, कोप 28 होता है UAE में। 80th मोस्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन दैट वी एक्सपीरियंस्ड इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड होता है मेनली अगर हम देखेंगे हमारा एयर पॉल्यूशन जो रहता है वो हमारा क्लाउड्स के साथ रहता है, ठीक है। क्लाउड्स पे रहता है और लैंड और क्लाउड के बीच में रहता है, ठीक है। तो क्लाउड हमारे मेनली कहाँ रहते हैं, ट्रोपोस्फियर में रहते हैं, ओके। इजी क्वेश्चन था। डीप अंडरग्राउंड रिजर्वियर ऑफ वाटर, जो डीप अंडरग्राउंड रिजर्वियर रहते हैं पानी के उनको क्या कहते हैं हम, एक्वीफायर। कास्ट क्या रहता है, कास्ट रहता है पर ये अंडरग्राउंड रहता है, ठीक है। अंडरग्राउंड जो वाटर फ्लो करता है उसको हम कास्ट कहते हैं, ठीक है, कास्ट ऑफोग्राफी। एक्वीफायर होता है जो हमारे रिजर्वियर होते हैं। 82nd बोल रहा है, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, डायरेक्ट सा क्वेश्चन था, इसका था नॉर्मन्स मायर्स। 83rd, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज इज़ नॉट नोन फॉर टाइगर्स, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कि टाइगर्स के लिए कौन सी नहीं है। तो इसमें आपने देखा होगा जैसे ही आप काजीरंगा पढ़ते हो तो वहाँ पे सीधा राइनो की बात आती है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क हमारे असम में है, 2/3 ऑफ राइनो पॉपुलेशन है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है, टाइगर रिजर्व 2006 में बना, ठीक है। परंतु यहाँ बोला नॉट नॉन्स फॉर टाइगर्स, टाइगर रिजर्व की बात नहीं कर रहा कि टाइगर के लिए कौन सा नहीं जाना चाहता है। उसके बाद हमारे पास कवल सेंचुरी, ये तेलंगाना में है, टाइगर रिजर्व 2012 में बना। फिर दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे स्वैम्प डियर काफ़ी फेमस है अलॉन्ग विद टाइगर्स। फिर हज़ारीबाग नेशनल पार्क है जो कि झारखंड में है। फिर 84th, व्हेन वाज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द की बायोडाइवर्सिटी एरिया स्टार्टेड इन इंडिया, तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारा 2003 में। 85th क्वेश्चन, एयर पॉल्यूशन इंसिडेंट्स और हमारे कंट्रीज़, ठीक है, कि कहाँ कहाँ एयर पॉल्यूशन इंसिडेंट्स हुए हैं और कौन कौन सी कंट्री में। देखिए इसमें आप इजीली दो चीज़ें तो मार्क कर सकते हो, भोपाल इंडिया में और लंदन में, लंदन जो इंसिडेंट हुआ वो इंग्लैंड में। सो हमारे पास C2 आता है, C2 मीन्स भोपाल हमारा इंडिया आता है। सो C2 हमारा इसमें है और इसमें मीन्स B और C गया। और उसके बाद कॉमन देखेंगे तो D1 है, D1, ओके। लंदन इसी के साथ आ गया। फिर म्यूज़ और थोड़ा सा डनोरा में आपको ध्यान देने की ज़रूरत थी, ठीक है। जो म्यूज़ है हमारा वो बेल्जियम में है, डनोरा हमारा USA में है, ओके। नेक्स्ट इज़ 86th, प्लांट नेम लोकल और स्टेट। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आप कुछ भी नहीं कर सकते, बस आप वो देखिए जो आपको आता है और जितना आप एलिमिनेट कर सकते हो उतना आप कीजिए और 50-50 तक पहुंच जाइए एटलीस्ट, ओके। 50-50 में प्रोबेबिलिटी के हिसाब से यही कहती है कि नेट आप पॉजिटिव में ही जाओगे, ओके। सो इसमें जैसे टूना है, खिजरी है, अल्दर है, जामी है, ठीक है। सो इसमें आप गैस कर सकते थे कि जो ये खिजरी प्लांट्स है ना, ये काफ़ी न्यूज़ में था खिजरी। तो खिजरी जो है हमारे राजस्थान में है, B3 है। तो B3 था हमारा, तो C गया, D गया और कॉमन है A2 कॉमन है, B3। अब आता है हमारे पास जम्मी और अल्दर, ठीक है। इसमें हमें एक नागालैंड का नाम है, ठीक है, एक तेलंगाना, एक साउथ का नाम है, एक तो नॉर्थ ईस्ट का नाम है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रह सकता है, जैसे कि C अल्दर का हम देखें तो अल्दर का हमारा नागालैंड था और जो जामी है वो हमारे तेलंगाना में है, लोकल प्लांट। 87 सेंचुरीज़ एंड लोकेशन की बात कर रहा है।
लोकेशन और सेंचुरी में भी सेम लॉजिक है, जो आपको पता है आप पहले वो मार्क कीजिए। जैसे जल्दापरा, जल्दापरा काफ़ी पड़ा है, ज्योग्राफी में भी काफ़ी अच्छे से मेंशन है। जल्दापरा है हमारे वेस्ट बंगाल में। सो डी का 3 हो गया, डी का 3। सो डी का 3 हमारा इसी में ही है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको एटलीस्ट भद्रा का तो पता होना चाहिए, ठीक है। भद्रा हमारे कर्नाटका में है। जैसे कि आप थोड़ा सा इससे भी आइडिया ले सकते थे, तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा रिवर। ये तो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, मेडिवियल में भी पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो डलमा है, डलमा हमारे झारखंड में है, गुमती हमारे त्रिपुरा में है। 88th क्वेश्चन, वेटलैंड पूछिए, स्टेट सेम। ये थोड़ा रिलेटिवली इजी था क्योंकि अष्टामुंडी केरला सबको पता होगा, ठीक है। लोकटक हमारे मणिपुर में बहुत फेमस है, देवपर बील असम में फेमस है, और किजली हमारे पंजाब में। 89th, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉलिसीज़ के बारे में पूछा है। जैसे वाइल्ड लाइफ पे पॉलिसी आती है 1972 में। अब इन्वायरमेंट में हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी आता है, ठीक है, 1986 का जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है। लेकिन ये पॉलिसीज़ की बात कर रहा है कि पॉलिसी कब आई, ठीक है। सो हम इसमें इतना आइडिया लगा सकते थे कि जैसे मान लीजिए आपको वाइल्ड लाइफ का आइडिया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके बाद आपके जो बचे हुए हैं इसमें से आप देखिए कि सबसे बेसिक क्या है। सबसे बेसिक इन्वायरमेंट है कि पॉल्यूशन है कि फॉरेस्ट है। अगर हम ग्राउंड से ऊपर की बात करेंगे तो सबसे पहले हम फॉरेस्ट की बात करेंगे। फॉरेस्ट के बाद हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट हमारा ठीक है कि नहीं है। इन्वायरमेंट ठीक क्यों नहीं है? पॉल्यूशन के चलते, ठीक है, या फिर पॉल्यूशन के चलते इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है। तो सेकंड नंबर पे तो एटलीस्ट हमारा फॉरेस्ट कंफर्म था। 1988 में हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है फॉरेस्ट, मीन्स बी का 3, बी का 3 और ए का 2, ये तो हमारे पास आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रहता है इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन, ठीक है। तो जो हमारे पास इन्वायरमेंट रहता है, इन्वायरमेंट हमारा लेट आता है 2006 में, और पॉल्यूशन की बात हम 1992 में करते हैं। सो इन एक्ट्स को पढ़ने के लिए आप जो हमारे पास शंकर IAS की बुक है, शंकर IAS बुक से आप खाली जो पॉलिसीज़ की ईयर्स दी है उनको नोट डाउन कर सकते हो और एक लिस्ट बना सकते हो। 90 बोल रहा है, फैट्स आर मेड फ्रॉम एडिबल ऑयल यूजिंग द प्रोसेस ऑफ, उसको हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं, और उसमें कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा रिएक्शन को तेज़ करने के लिए, तो उसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी बोला जाता है। तो आंसर दोनों थे, ठीक है। सपोनिफिकेशन का आपको पता होना चाहिए कि सोप्स बनाते हैं। एस्टरिफिकेशन में कुछ भी नहीं, इसमें अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है, मेनली एस्टर्स बनते हैं, ठीक है। 91st, द मेन प्रिकर्सर्स ऑफ विंटर स्मोक, जो विंटर स्मोक होती है हमारे, ठीक है, आप जैसे दिल्ली में देखते हो, ठीक है, न्यूज़ में भी अगर देखोगे तो पीछे से वाइट वाइट सा रहता है स्मोक, ठीक है। उसमें जो मेन चीज़ें रहती है वो है NOx और हाइड्रोकार्बन्स, ओके। 92nd, अच्छा क्वेश्चन था कि किडनी स्टोन जो है वो किस चीज़ से बनी होती है, ठीक है। अब देखिए कैल्शियम, कैल्शियम तो आपको एटलीस्ट आइडिया होना ही चाहिए कि भाई कैल्शियम कैल्शियम था। अब कैल्शियम कार्बोनेट नहीं हो सकता है, कुछ कार्बोनेट मीन्स थोड़ा सा गैशियस में आ गया, ठीक है, गैशियस में नहीं होगा, सॉलिड में होगा तो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, ठीक है। 93rd क्वेश्चन, ज्योग्राफी का एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, अ ट्रैवलर क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट से आ रहा है वो वेस्ट के लिए, ठीक है, तो वो डे को लूज़ करेगा, ठीक है। अ ट्रैवलर क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो उसको क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा उसका, ठीक है। 94th क्वेश्चन, ये कह रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टीम प्रोड्यूस लेस सेवर बर्न्स देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। नहीं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, स्टीम बहुत ज़्यादा जलाती है, ठीक है, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। स्टेटमेंट सेकंड, द ड्राई आइस इज़ कोल्डर देन रेगुलर आइस, बिल्कुल सही बात। 95th, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। देखिए आप ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अच्छे से पढ़िए। हमारे पास पहले रेडियो वेव्स आता है, फिर माइक्रोवेव्स आता है, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर UV, फिर एक्सरे, फिर गामा, ठीक है। गामा एक्सरे को हम साथ साथ में याद रख सकते हैं, जैसे रेडियो सिग्नल्स होते हैं इनको हम सबसे लास्ट में रख सकते हैं, ओके। 96th, अरेंज द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स इन करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन, इससे बेसिक क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछ ही नहीं सकते थे। ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, थर्मो, एक्सो, ठीक है।
हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे पास यहाँ क्या रहता है, ओजोन। ओके, देन बोरा है 97th, कंसीडर द 4 स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कनकेव मिरर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये डाइवर्जिंग मिरर नहीं है, ये लाइट को कन्वर्ज कर रहा है अपने पास, ठीक है, तो ये गलत हो गया। फिर कन्वेक्स मिरर बोल रहा है कन्वर्जिंग है, ये भी गलत हो गया, ये तो डाइवर्जिंग उल्टा दे दिया है, ठीक है। हमें क्या कह रहा है कि हमें सही स्टेटमेंट बोल रहा है आंसर। तो हमारे पास 1 और 3 तो रॉन्ग हो गए, तो आंसर इजीली 2 और 4 आ गया। 2 बोल रहा है इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। कनकेव मिरर अगर इसकी बात करेंगे तो इमेज वहीं फॉर्म हो रहा है जहाँ पे कि ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी हमारा यही है, इमेज भी हमारी यही फॉर्म हो रही है, तो उसे सिंपल टर्म्स में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कह सकते हैं। कन्वेक्स मिरर में क्या रहता है कि हमारे ऑब्जेक्ट तो यहाँ है, ठीक है, पर जो इमेज बन रही है वो इमेज हमारी यहाँ पीछे बन रही है, तो उसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। एक बहुत ही सिंपल टर्म है, ठीक है। और ये जो मिरर वाला चैप्टर है 10th क्लास की साइंस में, इसे बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत इस बार क्वेश्चन पक्का बनेंगे, ठीक है, क्योंकि हर साल बनते हैं। नेक्स्ट इज 98th, कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स अबाउट एथेनॉल, चूज़ द करेक्ट आंसर। एथेनॉल को सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए पेट्रोल के साथ ब्लेंड होना, ठीक है, एथेनॉल शुगर आना चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो ये बोल रहा है इट इज़ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक, बिल्कुल सही बात। इट इज़ नॉट अ गुड सॉल्वेंट, भाई ये तो डाउटफुल है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, सही है। इट कैन नॉट बी यूज एज एन एडिटिव इन पेट्रोल, मतलब कि हम इससे पेट्रोल के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं, मीन्स एज कि थोड़ा सा पेट्रोल डाल दिया, थोड़ा एथेनॉल डाल दिया, जबकि आपको पता होगा एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी चला है। इंडिया विल अचीव 20% ब्लेंडिंग टारगेट बाय 2025, और इसमें मेज़ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और मेज़ को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा एथेनॉल में यूज़ नहीं कर सकते या कर सकते हैं। सो आंसर हमारा 1 और 3। 99th लिस्ट को ऐड करना है, एक साइड एसिड है, दूसरी साइड सोर्सेज है। इसके साथ आप विटामिन्स को भी अच्छे से पढ़िए, ठीक है। काफ़ी जो ये फॉर्मिक एसिड है, ये तो शायद हर जगह हर बार ही पूछा जाता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड हमारे आंट स्टिंग्स में रहता है, और जो बिच्छू बुट्टी होती है उसमें भी हमारे फॉर्मिक एसिड ही रहता है, ठीक है। फिर हमारे पास जैसे टार्ट्रिक एसिड है, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड हमारे टेमरिंड और ग्रेप्स में रहता है, ठीक है। उसी तरह से हमारा मैलिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड सिट्रस फ्रूट में रहता है, ठीक है। मैलिक एसिड हमारे एप्पल्स में रहता है। देन लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है हाइड्रोफोन। हाइड्रो को आप ब्रेक कर सकते थे कि समथिंग रिलेटेड टू वाटर, और वाटर से रिलेटेड है ये स्टेटमेंट। तो ए का 4 आपका बी और सी गया, ठीक है। उसके बाद कॉमन क्या है आपके पास, डी का 1। टेकोमीटर आपके पास इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग द रोटेशन स्पीड ऑफ शाफ्ट और डिस्क, ऐसा होता है। आरपीएम में ये रोटेशन पर मिनट में कैलकुलेट करता है, आपने गाड़ी में देखा होगा, ठीक है। आरपीएम जाता है 6000, 7000, 8000, उसके बाद कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, सब खत्म। और देन बी इज़ लाइक मेगाफोन। मेगाफोन जो आप ज़ोर से अनाउंसमेंट करते हैं, सो उसको मेगाफोन के थ्रू ही करते हैं। मेगा आपको पता लगना चाहिए था कि मेगा एक फ़ोन, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट दैट स्प्रेड साउंड टू फार ऑफ प्लेसेस। साउंड फ़ोन को हम रिलेट कर सकते थे साउंड के, और फार ऑफ के लिए हम यूज़ कर सकते थे मेगा, ठीक है, बड़ा। फिर एनेमोमीटर होता है इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर विंड स्पीड, ठीक है, ऐसा कुछ डिवाइस है। और हमारे पास हाइड्रोफोन ऐसा कुछ रहता है, ओके। सो इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और 2020 एंड 2021 वी हैव कंप्लीटेड। सून मैं कुछ बजट्स की वीडियो लेके आऊँगा, इकोनॉमिक सर्वे उसके साथ ही, और कुछ इकोनॉमी पे या फिर कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट पे वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।